यस। अब वर्षों का सर ऐसा आप है कि डेफिनेशन लिख के भेजने बोले थे। हाँ 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 आप डेफिनेशन लिख के भेजने बोले थे। हाँ हाँ भेजा हाँ। था। तो किसने भेजा किसने था लिख ना, के इसलिए भेजा तो था बोल रहा हूँ। मुझे? किसने किसने लिख के भेजा था मुझे? सर मैं लिखा था। हाँ, अभिषेक लिखा था। और सर मैं लिखा था लेकिन भेजा नहीं। अरे वाह, वेरी अभी गुड। भेज दो। खाना बनाया सर था मैं लेकिन खा भेजा नहीं था पाया लेकिन लिखा सर। नहीं। हाँ अभी भेज सर दिया। भेजा था लेकिन लिखा नहीं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अभी तुम लोग रुको ना, तुम लोग को ना अब मैं ना स्ट्रिक्ट करूंगा। अभी तो क्या है, मैं ट्रायल देख रहा था कि कौन कौन है जो अपने से भेज रहा है, बोल दिए एक बार। अब जो नहीं भेजेगा तो क्या है, दिन में 3 बार क्या गणेश भाई भेजे नहीं बोलूंगा, कॉल करूंगा। ठीक है ना? नहीं सर भेज दो। ठीक है। तो अपन बेसिकली कुछ ऐसा खास अभी नहीं किए अभी तक। अपन 2 क्लास में अपन अभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़े। ओमकार, यस सर। हाँ, ये तो जैसा ऐसा है कि अभी मैं ऊपर ऊपर जितना पढ़ाया हूँ उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आएगी और कुछ भी रहेगा, ऐसे क्या है, अपन ऑडिट को बस अभी ऑडिट से अभी अपन वो हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, नोन हुए हैं। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह बताया हूँ आपको। एक दिन में अलग से पूरा अभी तक जो पढ़ाए हैं, जो भी एग्जाम्पल है, वो मैं आपको आज ही अपन या तो इवनिंग वगैरह में एक सेशन रख लेंगे, आपको मैं फिर से एक बार करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो और अभी कुछ समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछना, कोई डाउट आए, कोई भी आए चीज तो, है ना? लेकिन मैं आपको आज शाम में अभी तक का करा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो हमने क्या क्या चीज देखी थी भाई? एक तो देखा था, क्या देखा था? एक बोलो। पहली क्लास में ऑडिटर की हमने एक चीज पढ़ी थी, डेफिनेशन। दूसरी क्लास में एक चीज पढ़ी थी, बस। बोलो बोलो बोलो। एक चीज ये पढ़े थे हमने कि भाई वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं? पढ़े थे ना? यही 6 भाई लोग थे। ठीक है, एक बार बोलेंगे। हाँ सर। सब माइक हटा लो, म्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। खांसोगे तो भी मेरे को चलेगा, बैकग्राउंड थोड़ी बहुत वॉइस आएगी तो भी चलेगा। म्यूट हटा लो सब। ठीक है, तो चलो, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 6 चीजें थी। पहला कौन था? ओनर, ठीक है, दूसरा, इन्वेस्टर। तीसरा, गवर्नमेंट, चौथा, ट्रेड, पांचवा, बैंक एंड बैंक। छठवा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। ये बेसिकली क्या है, तुमको ऐसा है कि ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से कहीं पर काम आ सकता है। क्या होता है कि आईसीआई लिख दी कि भाई कुछ भी चीजें लिंक करके कि फ्रॉम बिलो विच आर नॉट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें 3 तो ये रहेंगे और एक कोई और रहेगा। ठीक है, तो वो एक कोई और रहेगा, वो तुमको चूज करना रहेगा। इस टाइप से चीजें आईसीआई कभी कर सकती है, छोटी मोटी 1 आध 2 नंबर की चीजें होती है, तो ये सब काम आती है। ठीक है? सर घुमा के पूछेगा ना, हाँ, घुमा के पूछेगा नॉर्मल एमसीक्यू को। अब वो तो आईसीआई है भाई, घुमा के भी पूछ सकता है, नहीं घुमा के भी पूछ सकता है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन जब साथ में करेंगे। अभी कल कल करेंगे अपन क्वेश्चन, कुछ कुछ अच्छे घुमा के वाले आंसर करेंगे अपन कल। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब आते हैं अपन डेफिनेशन पे। तो अपन कुछ कुछ इसमें ये देखे थे। पहली चीज क्या देखे थे अपन की, क्या है ऑडिट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका करते ऑफ हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन? हाँ जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी करते हैं क्या? नहीं। नहीं सर। ठीक है, याद है ना एग्जाम्पल? ठीक है, तो ऑडिट जो है वो उसका
ऑडिट है वो क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसके? प्रॉफिट और लॉस एंटिटी का ठीक है, क्या क्या चीज अपने को प्रॉफिट है नहीं है, साइज या लीगल फॉर्म, ये सब मैटर नहीं करती है उससे। ठीक है, एंटिटी की प्रॉफिट हो नहीं हो, साइज और लीगल फॉर्म कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करती है। और अपन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं उसके उसमें हम क्या करते हैं? ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं। ओपिनियन ठीक है, ओपिनियन क्या होता है? इंडिपेंडेंट है? इन हाँ, जजमेंट होता है। ओपिनियन एक जजमेंट है जो कि इंडिपेंडेंस से आता है, जिसमें हम ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, सही है या गलत है, ये सारी चीजें अपन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये जजमेंट वाली चीजें मैंने बताई दी थी। बस इतना ही था बुक का जो हमने पढ़ा था वो। ठीक है, अब अच्छा एक चीज, चलो कुछ एक दो तीन चीज ऊपर की पढ़ लेते हैं अपन। चलो एक चीज बताओ, जो अपनी इंस्टीट्यूट है, कौन सी है अपनी इंस्टीट्यूट? ICAI ठीक है, आईसीआई कौन? ICMAI आईसीएमआई और आईसीएआई। ठीक है, आईसीएआई कौन से साल में सेटअप हुई थी? 1952 आईसीएआई वाला बताएंगे, फिर आईसीएमआई बताएंगे। नहीं पता सर, हाँ जी, सर्च करना पड़ेगा। सर्च करना पड़ेगा। हाँ सर। आईसीएआई हुई थी 1949 में। ठीक है, और आईसीआई क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है हाँ ना। आईसीएआई एक यस सर। स्टैट्यूटरी बॉडी है, आईसीएमआई भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और जो जो स्टैब्लिश हुई थी आईसीआई, जो 1949 में स्टैब्लिश हुई थी, और आईसीएमआई, ये मैं भी सर्च कर 1959 1959 में स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला था। ठीक है, तो यस आईसीएआई जो है 1949 और आईसीएमआई 1959। ठीक है, तो ये एक चीज क्या है, ये सब एमसीक्यू, ये तो बुक मिलेगा तुमको, देख ही लोगे, बट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से। अच्छा, ऑडिट जो है ना अपना, ओरिजिनेट हुआ था किससे मालूम है? कौन से लैटिन वर्ड से हुआ था? तो लैटिन वर्ड जो था वो क्या वर्ड था? ऑडायर। लैटिन वर्ड यस होता है सर। एक ऑडायर। तो ऑडायर एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है? टू हियर, मतलब सुनना। पहले क्या होता था ऑडिट ना, ये राइटिंग ये सब तो बाद में इवॉल्व हुआ। जैसे अपन नहीं पढ़े उस दिन, अपन एक चीज बोले कि ऑडिट पढ़ के नहीं सुनाना है भाई, ऑडिट लिख के देखना है, राइटिंग में होना बिल्कुल। चाहिए। याद है? याद है नहीं? हाँ सर। ओपिनियन जो देंगे हम ऑडिट रिपोर्ट, और रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। गणेश नहीं है याद? याद चलो नहीं याद है। कराएंगे, याद कराएंगे, याद कराएंगे। तो पहले हम अभी पढ़े थे उस दिन कि जो ऑडिट होता है वो लिखना, लिखित होना चाहिए, ऑडिटेड राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा मत हो कि हम ऑडिट रिपोर्ट पढ़ दिया, हाँ भाई तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, जा ऐश कर। नहीं, लिखा होना चाहिए जिसका प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बट पहले ना क्या होता था कि इसको जो ऑडिटर्स होते थे ना वो रीड आउट करते थे कि एम्प्लॉय कैसे हैं, आपकी कंपनी कैसी है, क्या है। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ। तो इसमें बस अपने को काम का इतना है कि जो ऑडिट है वो ओरिजिनेट हुआ था लैटिन वर्ड ऑडायर से, जिसका मीनिंग होता है हियर, टू हियर। ठीक है, बाकी और ऐसे कुछ काम का नहीं है। और एक और काम की चीज ये है कि अच्छा, सीजीआई सुना है किसी ने? यस सर। क्या बोला यस सर? सर। सीएजी कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सुने हैं सर। हाँ हाँ सुने। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है ना, वो मतलब मान के चलो जो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज इन सब के ऑडिटिंग हेड होते हैं इंडिया भर के। फिर उनके अंडर होते हैं, वो अपन गवर्नमेंट ऑडिट करके कभी चैप्टर आएगा उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ के लिए तुम बस इतना याद रखो कि जो
पहला ऑडिटर जनरल इंडिया का अपॉइंट हुआ था वो ब्रिटिश रूल में 1860 में अपॉइंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो ऑडिटर जनरल को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिए और वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलने के बाद वो क्या बन गया, क्या बन गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यस, सीएजी। सीएजी जो है ना वो भी एक क्या है, पढ़ेंगे अपन गवर्नमेंट ऑडिट में बहुत डिटेल में, कैसे अपॉइंट होता है, कितना इसका रॉब रहता है, कितना इसका रुतबा रहता है, हर चीज पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं कि जब पहला ऑडिटर जनरल जो अपॉइंट हुआ वो 1860 में अपॉइंट हुआ, ठीक है, ब्रिटिश रूल में। फिर उसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद उसको क्या किया गया, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देके उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब एक बार अपन यहाँ जहां तक पढ़े हैं उसको देखते जाते हैं। ये वाला तो अपन डेफिनेशन देख लिए, ठीक है, और ये हमने क्लास में देखा था, एग्जाम मतलब उसका पोस्टमार्टम किया था। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, एक तो हमने देखा था जजमेंट क्या होता है। चलो बताओ, एक बार अपन इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जजमेंट क्या होता है, याद है? ओपिनियन। जजमेंट क्या होता है? ओपिनियन। और फेयर बताओ, एंड ट्रू। कि अपन को 3 चीज एप्लीकेशन लगाते थे जजमेंट में अपन। फेयर होना चाहिए। नहीं अपन ऐसे याद करो कि इसमें ना अपन एक वो देखे थे कि जजमेंट जो है वो 3 चीजों के एप्लीकेशन से बनता है, ये याद है? हाँ याद है सर। ओ तो हाँ, ठीक है, प्रोफेशनल तो जजमेंट क्या, नॉलेज। पहले मैंने बताया था कि भाई ओमकार समझना, जजमेंट जो यस है सर। वो गैस नहीं है। ठीक है, जजमेंट का मतलब क्या होता है, गैस करना थोड़ी ना होता है। जजमेंट का मतलब होता है कि हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। ठीक है, अब एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए एप्लीकेशन लगाना है, तो किस चीज का एप्लीकेशन लगाएंगे भाई? तो अपन एप्लीकेशन लगाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज का, स्किल का और एक्सपीरियंस का। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उसकी जो स्किल है और उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसको हम यूज करके क्या देंगे, कंक्लूजन। करेक्ट। यस सर। और कंक्लूजन जो होगा वो कैसा होगा, लॉजिकल। डिफिकल्ट। तो इसको उ- उसी को हम क्या बोले हैं कि ओपिनियन जो हमने दिया। भाई हमने जो कंक्लूजन में, लॉजिकल कंक्लूजन में जो हमने कंक्लूड किया, वो एक हमारा ओपिनियन बना कि भाई जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है, वो सही है, वो गलत है, वो क्या है। समझ में आया? अच्छा, प्रोफेशनल ड्यूटी हमने एक वर्ड पढ़ी थी। प्रोफेशनल ड्यूटी का मतलब क्या हुआ था कि भाई प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते समय हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या है, ऑनेस्ट, हम चिंदी चोर नहीं है। समझ रहे हो? सर तो चिंदी चोरी के लिए कोई अपना हॉनेस्टी थोड़ी ना बेचेगा। अरे, कुछ भी के लिए ऑनेस्टी बेच सकते हैं। चिंदी चोरी, बड़ी चोरी, छोटी चोरी, कोई भी चोर नहीं है, हम ऑनेस्ट हैं। हमें एज ए प्रोफेशनल जब हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं तो हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, हमें ट्रूथफुल रहना पड़ेगा टूवर्ड्स आवरसेल्फ, टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट और एनीवन एल्स। और सर ओथ लेना पड़ता है ना ये? नहीं, ओथ ऐसा सीए में ओथ नहीं होता। हाँ, जब हम सीए बन जाते हैं तो कॉन्वोकेशन में जाते हैं तब ओथ होता है, बट ऐसा कुछ ओथ नहीं होता है जैसे जज वज का ओथ होता है, वैसा कुछ ओथ नहीं होता है। ओके सर। हम्म, ठीक है, तो ये आया ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने देखा था। इसके अलावा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने बताया था ना, सारी चीजें होती है उसमें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, पीएफएस, ट्रायल बैलेंस, इनवॉइस, सारी चीजें मिला के कंपाइल करते हैं तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो चीजें याद आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, सर नोट्स बोला था भेजने के लिए, आपने नहीं भेजा। नोट्स नोट्स आज भेजूंगा मैं पूरा, आज शाम तक फर्स्ट चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू तीनों आ जाएंगे आपको। और क्या बोलते हैं, फिर अपन इसको वैसा आगे करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो क्या होता है कि जब ऑडिटर जो ऑडिट कर लेता है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी होती है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी को मिसलीड मत करे। किसी को मतलब कौन? वो जो छह हमने यूजर पढ़े थे, ठीक है? यूजर्स। मैं ऑडिबल हूं ना क्लियरली? हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है ना? हाँ। तो क्या होता है, ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट कर रहा है वो एट द एंड ऑफ द डे जब वो ऑडिट करके अपना ओपिनियन दे, तब वो किसी को मिसलीड मत करे। ऐसा मत हो कि यार प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, कोई चीज अंडर स्टेटेड है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ गायब है, कुछ। इसीलिए ऑडिट कराया जाता है ताकि जो उसके यूजर्स हैं वो मिसलीड ना हो। जैसे हम जब वो बनाते हैं, क्या बोलना चाहिए, जब हम पूरा अकाउंट्स फाइनलाइज होता है तो एक उसका प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में भी और अभी भी अकाउंट्स वगैरह में, कि भाई पहले हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर लेजर की बैलेंसिंग करते हैं। पढ़े हो ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। यस है सर। ना? उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। करेक्ट? तो इस प्रोसीजर्स में कहीं पर कोई चीज मिस ना हो गई, कहीं पर कोई चीज गायब न हो गई हो, कि भाई जब आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया और जब जनरल एंट्री की बात आई पोस्ट करने की, तब कुछ छूट गया। समझ रहे हो? अब भाई कोई चीज छूट गई तो क्या होगी, उससे कोई ना कोई चीज अंडर स्टेट या ओवर स्टेट होगी, मतलब कोई चीज कम होगी या कोई चीज ज्यादा होगी। तो सर ये वो तो तो हम लोग को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी सीखते हैं। हाँ जी। वो तो रेक्टिफिकेशन और एरर में ही बताते हैं। तो वो अलग, मतलब भाई जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने कोई चीज मिस हो गई है, ये कोई चीज गलत हुई है, आइडेंटिफाई किया, तब मैंने उसको रेक्टिफाई किया ना। पहले तो यहाँ आइडेंटिफाई करने की बात होगी। जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है वो क्या होता है? एरर को सही ठीक चल रहा करते हैं। हाँ, तो एरर बाद में पता, पहले आइडेंटिफाई होगा ना कि कोई चीज छूटी तो नहीं है, कोई चीज छूट गई है तो वो होगा, फिर कोई चीज गलत हुई है तो वो रेक्टिफाई होगा। समझ रहे हो? हम्म। हम्म। तो क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, तो अपना जो अकाउंट्स हुआ, अपन जब फाइनलाइज करे जनरल एंट्री में कुछ चीज पोस्ट करना छूट गया या कोई चीज, अब तो ऑनलाइन मतलब डिजिटलाइज हो गया है। पहले क्या होता था, अगर किसी घर में बिजनेस हो रहा होगा तो रोकड़ बही खाता होता था। तो रोकड़ बही खाता होता था तो कैसा होता था कि यहाँ से अपन जो ब्रॉट डाउन किए कोई फिगर को, आखिरी में अपन बैलेंस लिखे, अगले पेज में 205 250 हो गया, कुछ एरर हो गया। तो ये जो ब्रॉट डाउन ब्रॉट फॉरवर्ड वाला चीजें हैं, वो कहीं कोई एरर तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें जो होती थी ये चेक होती थी। पहले ना जब बैंक ऑडिट होता था, जब डिजिटलाइज नहीं हुआ था, इतना मोटा मोटा पोथा होता था, आ जाता था ऑडिटर के सामने में पटक देते थे, लो बेटा ऑडिट करो। अब ऑडिटर देख रहे हैं, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, क्या करूं? वो हर फिगर के मतलब आखिरी में देख रहा है कि इसका ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। उस समय जो कॉन्करेंट मतलब जो डेली ऑडिट होती है आजकल, कि मतलब इंटरनल ऑडिट टाइप की, वो इतना टफ हो जाता था। क्यों? क्यों? डेली बैंक में इतनी ट्रांजेक्शन होनी है। अब वो हम्म। डेली बैंक जा रहा है, उसके सामने रख दिया, लो सर देखो तो कुछ गलती नहीं हो गई। अब वो बेचारा एक एक ठोक देख रहा है, देख रहा है, कोई चीज तो नहीं हो गया है। हर्षद मेहता वाला याद है कि नहीं? देखे हो कि नहीं हर्षद मेहता सीरीज? हाँ। यस सर। उसमें यस क्या हुआ था, ब्रॉड डाउन में लास्ट में वो फिगर चेंज हो गया, फिर उसको चेंज कर दिया। जब वो आइडेंटिफाई हुआ, जब इंटरनली एम्प्लॉइज चेक कर रहे थे, तब देखे अरे ये तो फिगर में ओवर राइट हो गया है। तो यस ऑफलाइन में सर। ये दिक्कत थी, मतलब जब हम हैंड प्रिपेयर करते थे तो उसमें स्क्रिबलिंग ओवर राइटिंग करके सारी चीजें बदल देते थे। ऑनलाइन में अब ऐसा हो जाता है कि ट्रेल हो जाता है उसका, कि मैंने अगर कोई डेटा डिलीट किया है तो वो दिखता है, जब डिलीट करने का मैं डेटा चेक करता हूँ, या कोई चीज चेंज किया है तो वो भी दिखता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें उस समय बहुत ज्यादा रिलेवेंट थी, और अब ऐसी रिलेवेंट हो गई है कि जैसे मान के चलो ऑनलाइन है। अब मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर क्या हुआ, फिक्स्ड एसेट हुआ। करेक्ट? तो हम्म। अब फिक्स्ड एसेट का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर के नीचे जो हेड पूछा जब, तो मेरे से धोखे से वो क्या हो गया, करंट एसेट में चल दिया, या वो धोखे से क्या हो गया, मेरे से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चल दिया। तो इससे कितना फर्क पड़ गया,
कि मैंने 2 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा, 2 लाख रुपए का कंप्यूटर जो मेरे फिक्स्ड एसेट में जाना चाहिए था, ठीक है? अब फिक्स्ड एसेट में जाता तो मेरे पीएल में उसका डेप्रिसिएशन बस चार्ज होता, करेक्ट? होता ना? तो 2 लाख का 15% 40% डेप्रिसिएशन अगर बोलते हैं कंप्यूटर में, कितना चार्ज होता पीएल में? 80,000। हम्म लेकिन वो रिपेयर मेंटेनेंस में या ऑफिस एक्सपेंस में चल दिया तो कितना पीएल में चार्ज हो गया? 2 लाख। कितने का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो गया? 1,20,000। एक क्लासिफिकेशन से कितने का अंतर आ गया? 1,20,000 का। समझ रहे हो क्या चीज होती है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज? ये ऐसे बेसिक चोरी चीज करते नहीं। हैं, हाँ ऐसे चोरी करते हैं टैक्स। हाँ, चोर थैंक यू के सर। पास चोरी करने के 100 तरीके। तो अब मान के चलो कि यही क्लासिफिकेशंस जो होते हैं इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई मैंने कोई चीज कहीं रखनी थी और कहीं रख दी, तो उससे कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। तुम सोचो, एक छोटे से एग्जांपल में 1,20,000, मतलब वो 60% का डिफरेंस आ गया, ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस है। कोई चीज डिस्क्लोज करनी है, मान के चलो मेरे ऊपर केस चल रहा है, ठीक है? लीगल केस चल रहा है। गणेश ने बोला सर बहुत गंदा पड़ा है, मैं 2 लाख का ठोक दिया, 1 साल बिगाड़ दिए, ठीक है? अब मेरे ऊपर केस चल रहा है, मैं भाई वकील लगाया हूँ भाई कि भाई भैया मेरे देख लो यार, संभालो यार, मैं तो अच्छे से पढ़ा लिया था, पता नहीं भाई क्या हो गया। तो अब गणेश क्या अंकित हुआ, गणेश बोला कि भाई नहीं मैं तो केस लड़ रहा हूँ। अब मैं हुआ इस साल का जब मेरा ऑडिट, तो मेरा ऑडिटर आया, पूछा कि सर ये आप 50-60 हजार रुपया लीगल एक्सपेंस दिए हो, किस चीज का दिए हो? बोला अरे ऐसी ऐसी है, कुछ नहीं है उसमें, वो मेरे को कुछ कुछ करना था दे दिया, वो धोखे से लीगल एक्सपेंस लिखा गया होगा, कुछ होगा। नहीं सर वकील को गया है सर। अरे वो ड्राफ्ट बनवाया था। नहीं 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 सर, कुछ तो हुआ होगा सर, बताओ ना सर। तब फिर उसने जब फिर उसने क्या किया, डायरेक्ट वकील से कांटेक्ट किया, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जिसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो उसने हम्म उससे कंफर्मेशन लिया, बात किया कि भाई क्या चीज है। तो वो फिर हमारे बारे में बताया कि सर ऐसा ऐसा हो गया था इनके साथ। तो वो जब मैंने ही परमिशन दिया उसको भी, लेकिन ऑडिटर अगर मैं परमिशन नहीं देता तो वो मेरे बारे में ओपिनियन गलत कर देता। तो अब ये डिस्क्लोज होना कितना जरूरी है एक बिजनेस के लिए। कोई केस चल रहा है, कोई चीज चल रही है, तो उसके डिस्क्लोजर कितनी इंपॉर्टेंट है बताओ। समझ रहे हो? सर, तो क्या क्या अगर वो चीजें हैं? डिस्क्लोज कर लिया तो क्या ही पता चलेगा, ऐसे भी तो एक्सपेंस ही है ना वो। नहीं डिस्क्लोज, ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया। कोई कंपनी है जिसके ऊपर 500 करोड़ के टैक्स इवेजन का नोटिस चल रहा है, वाह। ठीक है? चलता ही है। अगर तुमने इंस्टाग्राम वग्राम भी देखा होगा, कभी कभी रील में आ जाती है कि भाई ड्रीम इलेवन को 500 करोड़ का टैक्स इवेजन का जीएसटी से रिमांड मिल गया। हम्म पीछे बहुत चला था ये न्यूज। तो अब भाई ऐसी किसी को भी नोटिस मिल गया। अब बात ये 500 करोड़ का टैक्स इवेजन, मतलब उसका जब हम पेनाल्टी इंटरेस्ट को निकालते हैं 250-300 करोड़ रुपए बन जाता है। 250-300 करोड़ रुपए ड्रीम इलेवन को अगर देने का आ गया तो गई कंपनी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ड्रीम इलेवन के इन्वेस्टर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन, हम्म कि भाई वो लीगल एक्सपेंस अगर दिखेगा और उस लीगल एक्सपेंस की नोटिंग डिस्क्लोजर में नहीं दिखेगी तो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई हो। समझ रहे हो? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंस है डिस्क्लोजर का। छोटी छोटी चीज इतनी इम्पैक्ट करती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। भाई जैसे रिलायंस है, रिलायंस अपनी 452 कंपनीज का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, 452 कंपनीज का। अब वो 452 कंपनीज जो है वो अलग अलग, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी में कुछ हुआ है किसी में कुछ, वो कितना उसमें डिस्क्लोजर, उसमें हर चीज का। मैं एक आध दिन लाऊंगा तुम्हारे लिए, इस चैप्टर को खत्म होने दो, मैं दिखाऊंगा उसका तुम लोगों को, फाइनेंशियल देख के मजा आ जाएगा। इतनी बारीकी से हर चीज का डिस्क्लोजर, इतना पैटर्न वाइज, मजा आ जाएगा देख के। तो ये इंपॉर्टेंस है, कोई भी चीज का तो सर क्लासिफिकेशन का सबका इंपॉर्टेंस अलग है, अलग तुमको होगा ना। बताया। हाँ जी, 452 कंपनीज है तो सबका अलग अलग बनेगा ना। अलग अलग बनता है। एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, पढ़े हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अभी नहीं पढ़े हो? नहीं। मतलब कंसोलिडेटेड फंड्स पढ़े हैं, मतलब फंड्स देखे हैं। नहीं नहीं, कंसोलिडेटेड क्या देखियो?
वो फंड्स। फंड्स। नहीं, अभी तुम्हारे इंटर में आएगा ना, क्या नाम रहता है यार उसका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनल में बोलते हैं, इंटर में क्या बोलते हैं उसको? अरे वो होल्डिंग सब्सिडरी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बोलते हैं इंटर में भी, जहाँ तक। अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी का भी एक साथ बना देते हैं। हाँ पूरा, जैसे क्या होता है कि पहले तो अपना अपना बनता है, गौरव अपना बनाएगा, गणेश अपना बनाएगा, ये वो। फिर जितनी सब्सिडरी है, जितनी एसोसिएट है, सबकी अकाउंटिंग की अलग अलग बेसिस होती है, वो सबको मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है कि एज अ ग्रुप इनका क्या वो है। अभी पढ़ोगे इंटर में, सबसे मजा आएगा वो अकाउंट्स में, जो जो अकाउंट से प्यार है ना, वो प्यार थोड़ा सा डगमगाएगा, सर लेकिन मजा अकाउंट्स फॉर आएगा। ब्रांच भी तो वो उसी में करते हैं ना। हाँ जी, अकाउंट्स में भी तो एक चैप्टर था अकाउंट फॉर ब्रांच, हाँ ब्रांच वो ब्रांच ब्रांच अकाउंटिंग अलग जो अकाउंटिंग। हो करते गया, थे। वो तो ब्रांच अकाउंटिंग है। ब्रांच अलग हो गया, ब्रांच और होल्डिंग सब्सिडरी में फर्क है। ब्रांच मतलब क्या हुआ, अर्थार्थ एजुकेशन ने क्या किया, अर्थार्थ वालों ने क्या किया कि यहाँ पर जैसे झारसुगुड़ा में उनका ब्रांच हेड ऑफिस है। अब मैं भाई रायपुर में बैठता हूँ, तो मैंने बोला यार अर्थार्थ का एक सेंटर रायपुर भी डाल देता हूँ, तो वो रायपुर की ब्रांच हो गई। ठीक है, अब यहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, बाकी लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे, समझ रहे हो? तो हाँ। ये उसकी ब्रांच हो गई। अब अर्थार्थ मान के चलो, अपने अंडर में अर्थार्थ एक ग्रुप हेड हो गया। अब उसने बोला यार सीए का एक हो गया, सीएमए का हो गया। अब एक हम नई कोई नई कंपनी, मानो कुछ भी, कोई भी नाम ले लो, उसने सर क्या सीएफए किया, यूएसटीए में वो सब करा रहे हैं। हाँ उसमें उसने नीट वीट चालू कर दिया अपने अंडर ही, कि जिसमें जिसका ओनरशिप अर्थार्थ के पास है, लेकिन उसने एक नई कंपनी बना के उसको नए तरीके से उसका पूरा अलग कर दिया। और वैसे ही हमने फिर गेट वेट भी पढ़ाना चालू कर दिया, हम दुनिया भर में पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऑल टीचर्स हायर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू तो कॉम्पिटिटर। हाँ जी, पीडब्ल्यू के कॉम्पिटिटर। हाँ बस, तो वो क्या हुआ, वो हुआ कि होल्डिंग कंपनी हो गई, सब्सिडरी हो गई, एसोसिएट हो गई, इसमें कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयर है उसके हिसाब से सब अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो ये होता है तुम्हारा कंसोलिडेशन, समझ रहे हो? यस सर। तो अभी तुम देखते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, जब समझते जाओगे ना तुम लोग अकाउंट्स, तब सब चीज धीरे धीरे आती भी जाएगी। तो जैसे अपन देखते हैं इसमें कि पहली चीज, हम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं? एंट्री। एंट्री। रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो एंट्री हमने रिकॉर्ड करी है वो पहले तो सही ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाइड है, और जो हमने अकाउंट्स फाइनलाइज किया है वो उस एंट्री के रेफरेंस में। भाई ऐसा मत हो कि हमने एंट्री डाली नहीं है और हमने क्या किया कि सीधा 2 लाख रुपया कुछ चीज का फाइनल अकाउंट में ठोक दिया है, कि उसकी अब जब फाइनल अकाउंट में दिख रहा है कि फिक्स एसेट 4 लाख का इस साल खरीदे। मैं बोला भाई दिखाते यार कब खरीदे, या एंट्री तो है ही नहीं, समझ रहे हो? ओमकार को समझ में आ रहा है भाई? यस सर। आ रहा है ना समझ में? विश्वजीत, हाँ सर। आ रहे हैं सब समझ में भाई? हाँ हाँ। और अभिषेक, क्या सर बाकी सुन रहा हूँ, लोगों कब का से तो समझ आ स्क्रीन रहा है। मेरे को दिख रहा है, तो कई बार कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, ऐसा लगता है मुझे, तो उनका शक्ल दिखता है कि सर क्या बोल रहे हो सर। सर मोबाइल में चार्ज नहीं है, कोई उसलिए तो कोई बंद है। कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस रिप्लाई करते रहो, सर कुछ कुछ कल से बोलते चालू रहो। होगा। ठीक है, कल से तो स्क्रीन मत चालू करे रहो, घर आऊंगा तुम्हारे। अरे अब आए नहीं कल। नहीं आ रहा हूँ, आऊंगा ना, जल्दी आऊंगा। तो अकाउंट जो हुआ वो क्या होना चाहिए, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट से ड्रॉन अप होना चाहिए। ठीक है, अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो हमने एंट्री करी है, भाई वो इनवॉइस, मतलब जैसे मान के चलो मैंने कोई एंट्री करी है, मैंने बोला कि सैलरी दिया मैंने नानक को 2 लाख रुपया। ठीक है, अब नानक को मैं, यस सर। एक मिनट,
हेलो, हाँ हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो मैंने नानक को 2 लाख रुपया सैलरी दिया। अब नानक को 2 लाख रुपया सैलरी मैंने जनरल एंट्री मार दी है, ठीक है? अब नानक को मैंने सैलरी दिया है तो उसका मेरे पास क्या बेसिस है? कुछ बैंक उसका एंट्री। क्या होना चाहिए? बैंक एंट्री। एलईडी स्लिप। पहली चीज ये बैंक एंट्री होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? सैलरी स्लिप जो होती है, पे स्लिप होती है ना? तो ये सारी चीजें है कि नहीं है? उसका कोई एविडेंस है कि नहीं है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल चलो वही ले लेते हैं, लैपटॉप मैंने लिखा है फिक्स्ड एसेट में, कि मैंने फिक्स्ड एसेट में लिखा है कि लैपटॉप इस साल मैंने खरीदा 50,000 रुपए का, ठीक है? अब 50,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा अगर मैंने, तो भाई मेरे पास क्या होना चाहिए उसका? मैंने एंट्री लिख दी है 50,000, तो पहला बेसिस होना चाहिए कि मेरे पास उसका इनवॉइस है कि नहीं है, ठीक है? वो फिजिकली एग्जिस्टेंस है कि नहीं है उसके कंपनी में। अपन करते हैं ना वेरिफिकेशन, फिजिकल फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन। तो कंपनी में तुम कभी देखोगे, बैंक में कभी जाओगे ना, देखना पंखे में ना नंबर लिखा होता है। जैसे मान के चलो झारसुगुड़ा है, उड़ीसा है ग्रामीण बैंक है, या आईसीआईसीआई बैंक है, तो उसका ना एक शॉर्ट होता है कि आईसी स्लैश झारसुगुड़ा का जेएच स्लैश उड़ीसा का ओआर स्लैश 26 25 24। तो वो क्या होता है? काउंट होता है। और वो जो रेफरेंस होता है ना, वो मार्क्ड होता है कहाँ? उनके पास एक शीट होती है, रजिस्टर होती है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। उसमें उसकी मार्किंग होती है कि हाँ, F26 जो है, ये पैन 26 यहाँ पर है। हम जब जाते हैं फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन के लिए, तब हम वो रजिस्टर को चेक करके उस पर साइन करते हैं कि ओके, ऑल वेरीफाइड। समझ रहे हो कितना बुरा हाल है कि हम पंखा केवल गिन रहे हैं। यस। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक विस्तारा का ऑडिट किया था, विस्तारा एयरलाइंस, ठीक है? उसका ऑपरेशनल ऑडिट था, छोटा ऑडिट था यही रायपुर एयरपोर्ट पे। उसका क्या करना था? वहां ये चेक करना था कि भाई इसने 10 फायर एक्सटिंग्विशर लिखे हुए हैं, 10 फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है। इसने बोला है कि क्या बोलते हैं, इसके पास 50 ट्रॉली है, तो 50 ट्रॉली है कि नहीं है, ठीक है? तो अब उसको ऐसा हुआ कि उसका पूरा लिस्ट मंगाया, तो 25 पेज का लिस्ट था, जिसमें लिखा हुआ था, हेडिंग था, उसके बाद उसका मार्किंग था। सर एक जन घूम लिया, सर ये देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ सर ये देखो नंबर देखो, ये देखो, ओके देख लिया, हाँ सर ठीक है सर। तो ये होती है कि उसका बेसिस, उसका एविडेंस है कि नहीं है, ठीक है? तो वैसा ही इनवॉइस है कि नहीं है, वो चीज हम देखेंगे। इनवॉइस देखेंगे तो इनवॉइस को क्या बोलेंगे अपन? एविडेंस। बैंक से पेमेंट हुआ है, कैश से पेमेंट हुआ है, तो उसका कोई वाउचर है कि नहीं है, उसका कोई प्रूफ है कि नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एविडेंस। तो मैं ये जो गप सर मारता हूँ, तुम लोग को मजा आता सर है? कुछ समझ में आता है सुनने उनने में? सर कुछ सर रिलेट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ मजा सर, आता है सर। सर मजा आता है। यस यस। आता है ना? हाँ, अभी देखो तुम लोगों को मैं एक बताऊंगा, हेलो आगे जब पढ़ूंगे ना, तब वाइजेक का बताऊंगा। एक वाइजेक की कंपनी का ऑडिट किए थे हम, और एक नागपुर की कंपनी का। सर। 1500 करोड़ की कंपनी थी हेलो दोनों। हेलो, हाँ हेलो भाई हेलो बोलो। हेलो। हाँ हाँ सर। बोलो। अगर ट्रॉली 1200 हुई हम्म। तो आप एक एक करके 1200 ट्रॉली गिनते रहोगे? नहीं 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 नहीं, उसमें होता है सैंपलिंग। जैसे मान के चल 1200 ट्रॉली है, हम्म। तो 1200 ट्रॉली है, तो 10 ट्रॉली हमने सेलेक्ट कर लिया। भैया ये ट्रॉली नंबर ये वाला दिखा दो, ये वाला दिखा दो, ये वाला दिखा दो। तुरंत सामने में खड़े होके हमने 10 सैंपलिंग की, ये 10 दिखा दो। रैंडम। अब मान के चलो 10 में एक नहीं दिखा मेरे को, तो मेरा 10% का वेरिएशन आ गया। समझना, मैंने 10 सैंपलिंग की और हाँ मैंने बोला हाँ भैया ये ट्रॉली दिखा दो, या ये फायर एक्सटिंग्विशर दिखा दो। फायर, तो ट्रॉली देखी मैंने, ट्रॉली देखी, हाँ मैंने देखा नॉट हुआ है, एक नहीं दिखा पाया। मतलब जब 10 की सैंपलिंग लिया हो, मेरे 10 में 10 मिलना चाहिए, तो 100% करेक्ट है। तो मैं उसमें मेंशन करूंगा कि मैंने सैंपलिंग 10 की थी, जिसमें एक नहीं मिला, सो आई ओपाइन दैट कि 10% वेरिफिकेशन मुझे लगता है। सर, हाँ जी, लेकिन 1200 के हिसाब से 10 का सैंपल बहुत छोटा नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई देखो क्या होता है ना, समझना कि जैसे ये फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन, स्टॉक ऑडिट वेरिफिकेशन क्या होता है, बहुत कम टाइम में, 1 डेढ़ 2 घंटे में 3 घंटे में करना होता है। इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि
और एक आदमी अकेला जाता है, तो बात यह है कि तुम कम टाइम में बेस्ट क्या दे सकते हो। ट्रॉली जो है, ट्रॉली सस्ती चीज है, समझना। ट्रॉली छोटी मोटी चीज है, मटेरियल नहीं है उसके सामने, विस्तारा के सामने। तो मैं उसका वेरिएशन छोटा रख सकता हूँ, हर चीज को कंसिडर करके मैं उसका मैं 1200 में 20 कर लिया, 10 कर लिया, चलेगा। अब जैसे कोई बड़ी चीज हुई है ना, मान के चलो उनकी बस होती है जो यहाँ जो वहां लेके जाते, अब उसको मैं नहीं कर सकता कि 1200 बस है, 10 बस को करके चल भाई। वहां वो मटेरियलिटी आ गई कि भाई मैं, बस है तो बस तो मेरे को सब देखना है भाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा एसेट है विस्तारा के पास एयरलाइंस के बाद, समझ रहे हो। तो मैं वो देखा। अब फायर एक्सटिंग्विशर देखना, फायर एक्सटिंग्विशर देखा, उसमें एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है उसकी, फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी होती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई है, वो चेक करनी है। तो उसमें तो एक्सपायरी डेट जब देखनी है तो मेरे को 100%, अगर 100 है फायर एक्सटिंग्विशर, 100 देखने पड़ेंगे, समझ रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, हम्म सर ऑडिट रिपोर्ट जो सर्विस सेक्टर कंपनीज का बनता है वो अलग फॉर्मेट में बनता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऑडिट रिपोर्ट ऐसा सर्विस और गुड्स से अलग अलग नहीं होता। अलग अलग मतलब जैसे क्या, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है। आगे हम देखेंगे चैप्टर 7 में 700 सीरीज के, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एकदम सिंपल, सबका सेम होता है। उसमें कितना डिटेलिंग करनी है वो कंपनी के साइज, लीगल फॉर्म वगैरह पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। समझ रहे हो। यस सर। कुछ कुछ प्रैक्टिकल लिंक हो रहा है ना। हाँ सर। अब लग रहा है ना जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, हाँ सर। लग रहा है ना, वही मोटिवेशन रखो। चलो, तो अपन देखते हैं कि जो एंट्री अपन जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किए हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस से सपोर्टेड है। सफिशिएंट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। एप्रोप्रिएट मतलब सही, ऐसा नहीं होना चाहिए घर में इनवॉइस बना के छाप दिए। और सफिशिएंट मतलब उतना होना चाहिए बराबर, मतलब क्वांटिटी। एग्जैक्ट उससे मैच करें अपन, उतना सही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया दो चीज, कि पहला क्या बोला, अकाउंट्स जो है वो एप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। मैं पहला बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या हुआ कि अकाउंट आइडेंटिफाई जो है करना है। वो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट से ड्रॉ हुई है, उसी से के रेफरेंस में बनी है। दूसरा क्या हुआ कि जो सफिशिएंट एंट्री है बुक्स ऑफ और अकाउंट पे वो एडिक्वेट, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट एविडेंस से सब। एडिक्वेट है, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए। ठीक है। तीसरा, अब भाई एंट्री है बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना। कौन छोड़ा, हाथ उठाएगा। अच्छा हाथ उठाया, सॉरी मेरे को लगा कोई लीव किया। अरे हाँ बोलो। सर ये हाइलाइटर थोड़ा छोटा करिए ना। कर बात तो दीजिए। सही है। लो भाई, अब ठीक है। हाँ। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, लाइट अच्छा। रुको रुको रुको, ऐसे मैं सही कर देता हूँ सारे पाप। ऐसे ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। ठीक है, हाँ यस। सर। तो अब तीसरी पॉइंट में जाते हैं अपन, जिसमें तीसरा पॉइंट में क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। बताया ना मैं अभी तुमको ओमिट का कारण। भाई कब अपन जब कंपाइल कर रहे तो पता चला एक तो अपन कुछ परचेज छोड़ दिए, कुछ सेल छोड़ दिए, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा चलो, ओमिट करने का इम्पैक्ट बताओ। सर वो बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पे नहीं कुछ फर्क तो नहीं आएगा। अरे फर्क नहीं टैली आएगा नहीं ये होगा, भाई, डबल। बैलेंस शीट ही टैली नहीं होगी। नहीं, अरे अगर वो पार्शियली ओमिट रहेगा तब टैली नहीं करेगा, लेकिन अगर फुली ओमिट है तो टैली कर जाएगा। बस करेक्ट। देखो समझो भाई, एंट्री जो होता है उसका डबल इफेक्ट होता है, पढ़े हो ना फाउंडेशन में। हम्म। हाँ। अब एंट्री का डबल इफेक्ट है अगर, तो भाई वो ओमिट हो गया तो पता भी नहीं चलेगा, अरे ना। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो समझो कि 5 लाख का सेल बुक करना छोड़ दिए, ठीक है।
Yes. 5 लाख का सेल बुक करना छोड़ दिए तो प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ? सीधा सीधा Stop 5 loss लाख आएगा। रुपए का सेल का चूना लगा। प्रॉफिट कम हो गया। दूसरी बात, अगर तुम बुक नहीं किए हो सेल तो उससे जो पैसा आया होगा वो किसी और हेड में पड़ा होगा। भाई बैंक की एंट्री तो पूरी हुई होगी कहीं न कहीं। हाँ अब वो पैसा आया होगा, पता नहीं हमने उसको कहाँ डाल रखा है, वो कहीं और इम्पैक्ट कर रहा होगा। समझ रहे हो? एक ट्रांजेक्शन का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे पढ़ रहे पल्ले? तो Yes, sir. इसलिए जब हम कंपाइल करते हैं तो कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ओमिट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं मालूम है? ओमिट मत होकर के एक इनवॉइसिंग नंबर होती है, जान रहे हो? सेल में सेल बिल, कभी भी किसी का सेल बिल देखोगे तो उसमें किसी का पड़ा है क्या मेरे पास सेल बिल? हाँ, इनवॉइस नंबर सर पता है। वो कंपनी का इनवॉइस नाम और नंबर होता फाइल है नंबर। प्रॉपर कि तो उससे क्या होता है, मैच होता है। अब जैसे कोई इनवॉइस कैंसिल हो गया ना तो वो उनके पास कैंसल्ड रिकॉर्ड में पड़ा होता है। तो जब हम एज अ ऑडिटर हम जब चेक करते हैं तब हम ये देखते हैं कंटिन्यूअस होके 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक कंटिन्यूअस वो है, कहीं पर कोई ब्रेकेज तो नहीं हुआ है। अगर ब्रेकेज हुआ है तो वो कैंसल में है कि नहीं है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ओके ओमिट नहीं हुई है। अब ओमिट नहीं हुई है ये पहला स्टेप हुआ। अब ओमिट नहीं हुई है तो ऐसा मत हो कि ओमिट तो नहीं हुआ लेकिन 5 लाख का 50,000 पुट हो गया है। भाई ये भी तो एरर हो सकता है ना कि 5 लाख की सेल की जगह हमने 50,000 कर दिया या 50 लाख कर दिया। समझ रहे हो? तो हाँ ये सर। एक चीज हो गई कि ओमिट नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि क्लियर और अनएम्बिग्यूअस है। जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है और अनएम्बिग्यूअस है। क्लियर का मतलब तो मालूम है क्लियर होता है। अनएम्बिग्यूअस क्या होता है? सर एमबीबीएस मतलब वो होता है ना जो थोड़ा मिक्स रहता है, धुंधला वाला, वो थोड़ा वैसा सा रहता है, क्लियर हाँ, नहीं होता। तो अनएम्बिग्यूअस मतलब क्या हो गया कि Clear। वो वेग नहीं होना चाहिए। जैसे ना आईसीआई के लिए कई बार बोलते हैं, अगर तुमने कभी सुना होगा ऐसे, तो सर यार ये कॉन्ट्रैक्ट में सर वेग, हाँ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में वेग बहुत बार आया है। हाँ हाँ, तो वो क्या होता है आईसीआई के लिए बोलते हैं कई बार कि ये यार एम्बिग्यूअस है, एक ही क्वेश्चन के कई बार कई का आंसर खुद ही बदल देती है। हम्म। तो क्यों? क्योंकि वो क्लियर नहीं है कई जगह। तो वो अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। जो हमारा इंफॉर्मेशन जो हम किए हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, रॉ क्रिस्टल क्लियर और अनएम्बिग्यूअस। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए या कोई भी चीज ऐसी क्या बोलेंगे उसको यार, सर कोई भी क्लैरिटी के साथ कंफ्यूजन नहीं बोलते होना हैं ना। चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है? और तीसरा मैंने बताया ही तुमको, अभी एक एग्जांपल दिया जिसमें क्लासिफाइड बताया, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज बताया ना। तो डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो ना? नहीं, अभी शुरू नहीं नहीं अभी हुआ है? नहीं, 4 महीना बाद। मई में पढ़ेंगे। तो अभी क्या पढ़ रहे हो अकाउंट्स में? कुछ अकाउंट्स नहीं। है ही नहीं। अभी अकाउंट्स नहीं चल रहा है क्या? अभी नहीं। ऑडिट, एफएम, हम्म। डायरेक्ट टैक्स और लॉ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखोगे। जैसे लॉ के सॉरी ऑडिट के जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है कि ऑडिट कैसे करना है, वो रिकमेंडेशन दिया हुआ है, कहीं पर मैंडेटरी किया हुआ है। आगे अब ये चालू होने वाला है, देखना तुम। ये अब ऐसे 200 आने वाला है, कहाँ पर? यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे अपन पहुंचने वाले हैं बस। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होती है कि भाई वो बताता है, हर स्टैंडर्ड अलग अलग बताता है कि आपको इस स्टैंडर्ड में ये बताया जा रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्टैंडर्ड में आपको बताया जा रहा है कि एविडेंस कैसे लेना है, इस स्टैंडर्ड में बताया जा रहा है आपको ऑडिट कैसे करना है। तो उसके बाद इसमें ये बताया जाता है कि आपको ये रिकमेंडेटरी है, कहीं पर बोलेगा मैंडेटरी भी है, कहीं पर बोलेगा कि ऐसे ही करना चाहिए, कहीं पर बोलेगा ये नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर प्रोसीजर हुआ जो बताते हैं कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कि आपको ऑडिट कैसे करना है। वैसे ही होता है अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड, जिसमें ये बताया जाता है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड नहीं हुआ समझो तो तुम क्या करोगे? हर कोई अलग तरीके से करेगा, हाँ उससे वो नहीं कर पाएगा। कंफ्यूजन बढ़ेगा। जैसे हाँ, होता है। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है पता नहीं, क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पता नहीं, सब ऊपर नीचे जीपी एनपी सब धनिया वो आ जाएगा।
समझ रहे हो? हाँ तो इसलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है कि भाई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसमें नंबर बताया जाता है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये है, इन्वेंट्री आपको ऐसी रखनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपको ऐसा ट्रांजेक्शन का। तो ये सब क्या हुआ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका अमाउंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्राइब्ड और क्लासिफाइड होना चाहिए। करेक्ट? करेक्ट। और यस सर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए किसका? ऑपरेशनल एसेट रिजल्ट। मैंने बोला ना कि भाई अगर मेरी कोई चीज छूट गई तो फिर मेरा ऑपरेशनल रिजल्ट सही कैसे है? मेरी एसेट लाइबिलिटी सही कैसे है? मेरी अगर फिक्स्ड एसेट अगर मेरी कहाँ चली गई? रिपेयर मेंटेनेंस में, या कहाँ चली गई, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिस एक्सपेंस में। तो मेरी एसेट लाइबिलिटी सही कैसे है ये बताओ? क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रही है? नहीं। नहीं दे रही है। क्या अगर मैंने कोई सेल मिस कर दिया, मैंने कोई एक्सपेंस मिस कर दिया, तो क्या वो मेरे ऑपरेशनल रिजल्ट का सही पिक्चर दे रहे हैं? नहीं। ऑब्वियसली नहीं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हमने फाइनलाइज किया है वो क्या होना चाहिए कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए अपने को। सही है? यस। गॉट इट? तो आज भी हमने थोड़ा सा ही पढ़ा। कितने बजे तक का था? 8 बजे तक का था कि 8:30 तक का था? 8 बजे तक का सर। 8 8 बजे तक। सर। देख के भाई मेरे को तुम झूठ झूठ मत बता देना। नहीं सर, वही देखता हूँ मैं पहले। ठीक है। तो अच्छा पहले वही देख लेते सर को कितना देर झेलना है। भूख लगा सर है। एंट्री पे ही एग्जिट का सोचता है वो। तो 6 पॉइंट हुआ। ठीक है, 6 पॉइंट एक बार देखो इसको। चलो ऐसे अपन लॉजिकली इसको याद करेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट को एकदम मस्त। कैसे मालूम है? अकाउंट है, ठीक है, हम्म। अकाउंट यस है, सर। वो किसके रेफरेंस से बनना चाहिए? एविडेंस। अरे नहीं नहीं, पहला पॉइंट देखो, पहला हाँ, पॉइंट एंट्रीज एंट्रीज एंट्रीज। एंट्री एंट्रीज। एंट्री। तो एंट्रीज के रेफरेंस से अकाउंट्स बनने चाहिए। सही है? हाँ। यस। अब एंट्री को पकड़ो, अकाउंट बन गया। अब एंट्री को पकड़ो, जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए? एविडेंस। एविडेंस सब कुछ होना एविडेंस से चाहिए। सपोर्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो हमने एंट्री करी है इसमें कुछ ओमिट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो 1 मिनट रुको, बस 2 मिनट है ना बस। तो एक ये हो गया तुम्हारा क्या, जो अकाउंट्स जो अकाउंट्स है वो किससे बना है? एंट्री से। एंट्री में Entries. क्या दो चीज होनी चाहिए कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से बना है, दूसरा ओमिटेड नहीं है। करेक्ट? हाँ करेक्ट। ये साग Yes. क्या है? साई, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आगे मैं बताऊंगा, वो पूरा चैप्टर आएगा ना तब इसको यही बोलेंगे अपन, साई, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। 4 वर्ड को मैंने तुमको 4 लेटर में ले आया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया। देखो 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होनी चाहिए? क्लियर। तो क्लियर। इसकी जो हमने बनाई है वो इंफॉर्मेशन जो बनती है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको मैं हटा फटाफट यही लिख दे रहा हूँ, फिर कल चार्ट बनवाऊंगा मैं तुम लोगों को। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाई है वो 3 चीज होनी चाहिए उसमें, क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड। करेक्ट? किसके Yes. कंफर्मिटी में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और जो हमने फाइनल अकाउंट बनाया वो क्या होना चाहिए? क्या देना चाहिए? ट्रू एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर। किसका किसका? ऑपरेशनल रिजल्ट और एसेट एंड एसेट। लायबिलिटी। करेक्ट? लाइबिलिटी। कैसे ओमकार, मजा आया? Yes sir. आया समझ में? Yes. और कोई भी हो, जैसे तुम्हारे दोस्त यार वगैरह हो, उनको बोलना कि 5-7 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास अभी मैं ओपन फॉर एवरीवन रखूंगा। अगर कोई हो जिनको ऑडिट पढ़ना हो, सिर्फ ऑडिट भी पढ़ना हो, पूरे सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो हमारे यहाँ पूरा अभी तो सभी सब्जेक्ट अभी फिलहाल थोड़ा सा ओपन रख रहे हैं कि आप देखो, आओ, पढ़ो, सीखो, आपको समझ में आए तो लो। है ना? क्या है, आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो हमसे, तो मुझसे तो नहीं लेकिन मैम लोग से पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को एक आइडिया है कि अपन कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट नए जो होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, तो हम उस चीज के लिए रखें कि जैसे मेरा तो एटलीस्ट ये है कि अभी 10 क्लास में
ओपन फॉर एवरीवन रखा हूँ। अगर कोई भी दोस्त यार हो जिनको इंटरव्यू में पढ़ना हो तो बिल्कुल उनको मेरा नंबर दे सकते हो, कर सकते हैं अपन, ठीक है? बिल्कुल बताना। समझ में आ रहा है तुम लोगों को सबको? यस सर। ओके सर। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो फिर अच्छे से करो। आज का तो होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल से अपन डेली होमवर्क करेंगे, डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेली क्या करेंगे? क्वेश्चन। ये चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय सर। सर। एंजॉय योर संडे। क्या अभी क्लास है फिर सर? ठीक है, चलो एंजॉय।